लेक्चर नंबर 3। ठीक है, इससे पहले हम 2 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, आरओआर। आरओआर को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। एसआई यूनिट्स के बारे में बात हुई थी। इसके अलावा हमने लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। इस लेक्चर में बहुत ज़्यादा बात हमने अलग-अलग कॉन्सेप्ट की नहीं की, इसमें खाली हमने सीखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग आरओआर। फैक्टर्स की बात करें तो इसमें हमने टोटल 7 फैक्टर्स की करीब-करीब डिस्कशन किया है कि टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, नेचर, एटसेट्रा एटसेट्रा कि क्या-क्या आपके आरओआर पे इफेक्ट करता है और करता है कि नहीं करता है। आज है अपना तीसरा लेक्चर और इस तीसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। बात करते हैं कि रेट लॉ होता क्या है और हमें इसे पढ़ने की जरूरत क्यों है। पहले देखते हैं इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन के बारे में और थोड़ा सा समझते हैं कि क्या चीज है ये, है ना। तो लिखिए, इट एक्सप्लेन्स द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन आरओआर ऑन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज इन रिएक्शन। ये इससे क्या समझ आ रहा है, इससे समझ ये आ रहा है कि जो हम इसमें देखेंगे कि जो डिपेंडेंसी है आरओआर की कंसंट्रेशन पे या किसी और चीज पे, वो कैसे डिफर करती है ना, और किस तरीके से पूरा वो जो मैकेनिज्म है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे इसमें। इसके अलावा दूसरा पॉइंट एक और है जो पढ़ेंगे इसमें, लिखिए, दिस डिपेंडेंस इज वेरी कॉम्प्लेक्स एज इट्स चेंजेस विद चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीसीज। इससे क्या समझ आ रहा है, इससे समझ आ रहा है कि जो ये जो है अपना जो रेट लो है, ये बहुत बहुत ज्यादा मतलब डिपेंडेंसी जो है रेट लो इसकी कंसंट्रेशन पे जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो है ये मैकेनिज्म है। और इसमें क्या है कॉम्प्लेक्सिटी, कि जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा चेंज हो रही है टाइम के साथ में, तो उसको मेजर करना और ये सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, वी ओनली स्टडी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिपेंडेंसीज। मतलब क्या, मतलब ये कि इस रेट लॉ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। प्रैक्टिकली उसको ज्यादा हम बता सकते हैं और थियोरेटिकली इतना नहीं बता सकते, तो हम इसमें वही चीजें पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है और जिनको हम मेजर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वही सारी चीजें डिस्कस हम करेंगे इसमें। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से, है ना। एग्जाम्पल लीजिए, और एग्जाम्पल एक रिएक्शन लिखता हूँ मैं, 2A प्लस बी, हमें मिल रहा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को पी भी लिख सकते हैं। मान लीजिए जो ए है, ये एक ही कंसंट्रेशन को अगर मैं डबल कर रहा हूँ तो मेरा आर ओ आर है वो क्या हो रहा है, ये भी डबल हो जा रहा है, मान लेते हैं। इससे पता क्या चलता है, इससे पता चल रहा है कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है इसको हम छोटा आर भी लिखेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन में ना, तो उसको आर छोटा आर भी लिख सकते हैं। तो क्या ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पे, एक ही कंसंट्रेशन पे। ठीक है, अब मान लीजिए मेरा बी रिएक्टेंट भी है, इसको मैं अगर डबल कर रहा हूँ, मेरा आर ओ आर है वो क्या हो जाएगा, आर ओ आर मतलब छोटा, ये हो रहा है हमारा 4 टाइम्स इंक्रीज। मतलब मेरी रिएक्शन थी 2A प्लस बी की, प्रोडक्ट पी बन रहा था। मान लीजिए मैंने कॉन्सेंट्रेशन ए को डबल कर दिया और मेरा जो रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या हो गया, डबल हो गया। दूसरे केस में मैंने ए को कुछ नहीं किया है, खाली जो बी रिएक्टेंट है उसकी मैंने जो कॉन्सेंट्रेशन उसको डबल किया है। और यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो आर ओ आर है वो क्या है, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है। इस केस में क्या है कि जो छोटा आर है, आर ओ आर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है ही, लेकिन कंसंट्रेशन बी के स्क्वायर के, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, हम 2 टाइम्स डबल कर रहे हैं, ये कितना हो रहा है, 4 टाइम्स। तो क्या मतलब हुआ कि ये के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एक एग्जांपल से हमने समझ लिए। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना कैसे है ना, वो उसका एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव करेंगे हम। उस फॉर्मूले से आप किसी भी रिएक्शन के लिए किसी भी रिएक्शन के लिए हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अब जनरल एक्सप्रेशन
और रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर एनी रिएक्शन। देखिए एग्जाम्पल भी लेते हैं। 2A एक रिएक्टेंट है, बी भी मेरा रिएक्टेंट है और मैंने रिएक्शन कराई, मुझे मिला है पी प्रोडक्ट। जो छोटा आर है ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, हमें नहीं पता कि कितना, मतलब ये 2 टाइम्स है, स्क्वायर है, सिंगल है, 3 है, 4, क्या हमें कुछ नहीं पता। सेम बी के लिए भी हमें नहीं पता कि डिपेंडेंसी कैसी, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल डेटा से ही पता चलता है कि हम एक ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रिएक्टेंट पे उस पे आर ओर पे कितना फर्क पड़ रहा है, पड़ भी रहा है कि नहीं पड़ रहा है, नेगेटिव हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, जीरो है या फिर अनअफेक्टेड है। तो सारा का सारा डेटा जो है ये हमें मिलता है एक्सपेरिमेंटल। तो अभी हम इसको वैल्यू लेके चल रहे हैं एक्स और वाई, क्योंकि हमें इसका वैल्यू नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि ये है एक्सपेरिमेंटल डेटा। हम बात करते हैं रेट ऑफ एक्सप्रेशन के लिए। तो आर ओ आर मतलब छोटा आर, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? यहाँ लिख लीजिए के और ए की पावर एक्स, बी कॉन्सेंट्रेशन की पावर बाई। ये है मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो बात करते हैं, ये है मेरा आर ओ आर, ये है मेरा रेट कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। छोटा एक्स है, ये है हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। सेम वाई के लिए है मेरा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। अब बात करते हैं एक्स और वाई के लिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे इस पे मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं और चैप्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक्स और वाई तो अगर हम प्लस करें एक्स और प्लस वाई, इसका सम आएगा एन। यही है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, हमने एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव किया, ये है फॉर्मूला। इसमें के है रेट कांस्टेंट, ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, बी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। इसमें एक्स और वाई जो है ये आपके, एक मिनट स्लाइड चेंज कर लेते हैं, एक्स और प्लस वाई को करते हैं तो एन आएगा, ये आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन दैट इज एन, ये आपका जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और इवन फ्रैक्शनल भी हो सकता है। रेट ऑफ सॉरी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपकी जीरो हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और फ्रैक्शनल हो सकती है। तो आपको ये चीज एकदम नोट करके लिख लेनी है कि आपका जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो कुछ भी हो सकता है, जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी। ठीक है, तो हमारा रेट लॉ निकाल लिया हमने, ये था हमारा के, ए की पावर एक्स और बी की पावर बाई। ये मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन है। अब एक कंडीशन लिखते हैं, मान लीजिए इफ concentration of all species in rate law expression become 1, तो क्या होगा? ए की वैल्यू मेरी 1 हो गई है, बी की वैल्यू 1 हो गई है ना। तो इस केस में क्या आएगा, मेरा जो आर ओ आर है, आर ओ आर में छोटा आर किसके बराबर हो जाएगा? रेट ऑफ ए रिएक्शन बराबर हो सकता है रेट ऑफ कांस्टेंट के, इफ मेरी कॉन्सेंट्रेशन और बी की कॉन्सेंट्रेशन जो भी रिएक्टेंट है ना रिएक्शन के, उनकी वैल्यू यूनिट हो जाए, 1 हो जाए, तो मेरा रेट ऑफ ए रिएक्शन या फिर बोलो छोटा आर वो रेट ऑफ ए कांस्टेंट के बराबर हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है ना? एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। हमने पहले देखा रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। पहले हमने बात करी रेट लॉ के बारे में, रेट लॉ क्या है क्या नहीं है। हमने एक रिएक्शन से समझने की कोशिश की, एग्जांपल लिया कि किस तरह से कॉन्सेंट्रेशन और डिपेंड है रेट ऑफ रिएक्शन पे। उसके बाद हमने फिर एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव किया रेट लॉ एक्सप्रेशन के लिए कि फॉर्मूला कैसे है और किस जो कांस्टेंट है या वेरिएबल्स हैं
उनका क्या इम्पोर्टेंस है रिएक्शन में और क्या मतलब है, ठीक है। उसके बाद हमने छोटा रेट ऑफ रिएक्शन को बराबर करके देखा के के साथ जो रेट ऑफ कांस्टेंट है किस केस में बराबर हो सकता है, वो केस डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें बात करेंगे हम यूनिट ऑफ द के। क्या बात करेंगे? यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के मतलब रेट कांस्टेंट। भैया इसकी भी तो कुछ यूनिट होगी ना, तो वो यूनिट क्या है, कैसे निकलेगी, वो ड्राइव करेंगे। अब देखिए फॉर्मूला हमारा क्या था, छोटा आर ए, ए की पावर एक्स और बी की पावर बाई। तो यहाँ बात करते हैं हमें किसकी निकालना है, ऑर्डर किसका निकालना है, के का। इसको बाहर कर लेते हैं। इसको जब बाहर करेंगे तो आएगा मेरा छोटा आर नीचे ए की पावर एक्स और बी की पावर बाई, ऊपर ये अब रेट ऑफ रिएक्शन है। इसका तुमने ऑलरेडी लेक्चर 1 में हमने इसकी एसआई यूनिट निकाली थी। इसकी एसआई यूनिट थी मोल पर लीटर और पर सेकंड। ये जो हमारी ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन को हम लिखते हैं मोल पर लीटर की पावर एक्स, ये भी सेम आएगा मोल पर लीटर की पावर बाई, ठीक है। और थोड़ा सिंपली फॉर्म सिंप्लीफाई करते हैं, ऐसे यहाँ लिखते हैं ऐसे मोल पर लीटर पर सेकंड, यही था। क्या आएगा, मोल पर लीटर की पावर एन, एक्स प्लस वाई को एन लिख रहे थे हम, है ना, तो ये हो गया। इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में ले जाएंगे, इसको कर लेते हैं हम मोल पर लीटर 1 माइनस एन और ये पर सेकेंड। ये है आपका यूनिट्स ऑफ, इस पर आप देख रहे हैं ये एन है ना, ये है हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। मतलब इससे क्या समझ आया, इससे समझ ये आया कि जब भी ऑर्डर चेंज होगा रिएक्शन का, या 1 2 3 4 जीरो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आएगा, उस केस में क्या होगा, इसका जो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। यहाँ एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए मेरी एन की वैल्यू 1 है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना है, 1 है। तो यहाँ देखिए क्या होगा, मोल पर लीटर 1 माइनस 1 पर सेकंड। ये तो जीरो हो गया तो वैल्यू होगी 1, मेरा क्या बचा पर सेकंड। तो जब मेरी एन की वैल्यू 1 है तो मेरा के का ऑर्डर कितना निकल के आ रहा है, पर सेकंड। तो जब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 होगा तो अपना जो रेट कांस्टेंट की जो एसआई यूनिट निकल के आती है वो आती है पर सेकंड, ठीक है। अब अगला टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है स्लाइड चेंज। अब करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। एक क्वेश्चन नोट कीजिए। मान लीजिए इफ के की वैल्यू है वो दी हुई है 3 इंटू 10 to the power -3 लीटर स्क्वायर मोल पर लीटर पर स्क्वायर पर सेकंड, फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इसे करते हैं सॉल्व, ठीक है। हमारे पास रेट कांस्टेंट की जो के की है उसकी हमारे पास फॉर्मूला है, पहले वो लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था मोल पर लीटर 1 माइनस एन और पर सेकंड। इसका फॉर्मूला लिखते हैं, इसका फॉर्मूला कितना है, मोल पर लीटर पर स्क्वायर और पर सेकंड। इससे ये कट गया, ठीक है। अब 1 माइनस एन किसके बराबर है, 2 के बारे में, क्योंकि ये और ये सिमिलर एकदम। तो यहाँ निकालो, एन को बाहर करो, एन माइनस एन 2 - 1, एन की वैल्यू कितनी आएगी, एक मिनट, -2 ना, ये -2 -2 -2, अब क्या वैल्यू आएगी 3। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आंसर है हमारा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 3। क्यों, क्योंकि एन की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 3 है, और एन ही क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है।
एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना, अभी चीजें क्लियर होंगी। क्वेश्चन लिखिए, एक रिएक्शन दी हुई है हमें, 2A प्लस 3B, क्या मिल रहा है, ये है प्रोडक्ट। तो निकालना है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, 2 दिया हुआ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है जो विद रिस्पेक्ट टू ये 2 दिया हुआ है। सेम बी के रिस्पेक्ट में कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपको -1। अब लिखना है क्वेश्चन, निकालना क्या है, निकालना है राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है एंड कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये तुम पहले करके आ चुके हैं, सवाल पिछली स्लाइड पे किया था कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालते कैसे हैं, ठीक है। दूसरा इसका पार्ट है, वो है लिखना है व्हाट इज द फैक्ट ऑन रेट, रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल अलोन। मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन ए है उसको क्या कर दें, डबल कर दें, तब क्या फर्क पड़ेगा। बी पार्ट है इसका, इफ कॉन्सेंट्रेशन बी इज हाफ, कॉन्सेंट्रेशन बी को क्या कर दें, हाफ कर दें, खाली अलोन इसको, और ए को कुछ नहीं करना है। तीसरा केस है सी, इसमें पूछ रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ आर डबल, बोथ आर डबल, इस केस में हमने दोनों को क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। तीसरा है, लास्ट है चौथा, डी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। इस केस में क्या कर रहे हैं, कंटेनर का जो वॉल्यूम है उसको 3 टाइम्स बना रहे हैं। सबसे पहला जो लिखना है वो लिखते हैं इसका कि भैया रेट लो एक्सप्रेशन क्या हो, क्योंकि जब तक रेट लो एक्सप्रेशन आप नहीं निकालेंगे बाकी सारी चीजें नहीं निकलेंगी। रेट लो एक्सप्रेशन के लिए पहले लिखते हैं, जनरल फॉर्मूला क्या था हमारा, क्या था, छोटा आर ए, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई। यहाँ मेरा ए दिया हुआ है, ए बी, ये रहा बी। इसमें एक चीज और करनी है, जो स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट है आपका 2 3, इसका ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं करना है कि आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया तो आपने एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ से 2 लिख दी और इसकी वैल्यू 3 लिख दी। मतलब ऐसा ऐसा नहीं करना कि के लिखा आपने, ए आपको दिया हुआ है और स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट ए का कितना है 2 है, बी का कितना है 3 है, और बोल दो कि ये सर हमारा हो गया रेट लो। ये गलत है। स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बिल्कुल अलग होते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन से। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमेशा प्रैक्टिकली निकाली जा सकती है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है वो आप रिएक्शन को जो लिखा हुआ है उसके स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से नहीं पता लगा सकते कि सर इसको देख के ही मैं बता दूं कि मेरा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना होगा, तो ये नहीं करना है। इस केस में क्या है, मैं डेटा दिया हुआ था, डेटा क्या था कि के लिखा हुआ हमने कि ए है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ए कितना था, वो था डबल विद रिस्पेक्ट टू ए, और बी के लिए कितना था -1। ये है आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन, क्वेश्चंस के लिए जो क्वेश्चंस पूछा है उसके लिए। इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की, ठीक है, कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या करना है, ये तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ कुछ करना ही नहीं है। तीसरी क्लास का सवाल हो जाता है यहाँ पे आके, क्या करना है आपको, एक्स प्लस वाई बराबर एन होता है, एक्स वैल्यू कितनी है 2 है, ये है -1, कितना आएगा आपका आंसर आएगा 1, एन की वैल्यू कितनी हो गई 1, ये आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन था सेकंड पार्ट का, जो ए वाला पार्ट है, उसमें क्या पूछा है, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। ये था हमारा, ये क्या पूछा आपसे इस ए पार्ट में, कंसंट्रेशन ए इज डबल अलोन, कंसंट्रेशन ए को क्या कर रहे हैं हम, डबल कर रहे हैं, इस केस में क्या होगा करके देखते हैं, ठीक है। लिखते हैं पहले, तो पहले आपको रेट लिखना है, रेट लॉ लिखना है, ए की पावर कितनी थी
डबल थी, बी कितनी थी, -1। अब ये तो हमारा जनरल है इस रिएक्शन के लिए। अब हम चेंज क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं, इसको लिख लेते हैं आर डैश से। ये तो एच डी जी है, इसमें क्या किया हमने, इसको 2a कर दिया, इसको क्या कर दिया, डबल कर दिया, स्क्वायर आपका रह गई, और बी के साथ कुछ नहीं किया है। इसको आपको डिवाइड करना है आर डैश और आर से, तो उसको आपको निकल के आएगा, वो आएगा 2 का स्क्वायर और 4। मतलब जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर देंगे तो क्या क्या फर्क फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा आपका जो आर डैश है नया वाला जो आएगा, आपका 4 टाइम्स हो जाएगा पिछले आर के। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को डबल करेंगे तो। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या था, बी पार्ट में था कॉन्सेंट्रेशन बी इज हाफ अराउंड, मतलब हम इस बी को क्या कर रहे हैं, हाफ कर दे रहे हैं, ए को कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। लिखते हैं भाई, क्या फॉर्मूला होता है हमारा रेट लॉस एक्सप्रेशन इस रिएक्शन के लिए, क्या था हमारा, ए की पावर स्क्वायर बी -1। आर डैश लिख लेना है आपको चेंज करने के बाद। ये है, ए को हमने कुछ चेंज किया ही नहीं था, बी को क्या किया, बी को हमने कर दिया है हाफ, -1 एच डी आएगा ही आएगा यहाँ पे। इस केस में आप जब इसको डिवाइड करेंगे, आर डैश को डिवाइड करेंगे आर से, तो आपको मिलेगा, आपका आएगा इसमें जो आर डैश आएगा वो क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ आर, मतलब 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। मतलब बी को हम हाफ कर रहे हैं तो हमारा रेट 2 टाइम्स बढ़ रहा है, और ए को हम अगर डबल करें तो क्या बढ़ रहा है, 4 टाइम्स बढ़ रहा है। ठीक है, अब तीसरे वाले पार्ट पे आते हैं इसके। तीसरा पार्ट क्या था, लिख लेते हैं। तीसरा पार्ट हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ आर डबल्ड। इन दोनों को क्या किया है हमने, हमने किया है डबल। रेट लिख लेना है, पहला स्टेप, ए की पावर स्क्वायर बी -1। इस केस में कर रहे हैं, आर डैश लिख लीजिए, ये तो एच टी रखना है। ए को हमने भी क्या कर दिया है, डबल कर दिया है, और बी को भी क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। आर डैश आर निकालेंगे आप डिवाइड करके, तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, करो सोल्व करो, आपको मिलेगा 2 स्क्वायर इंटू 2 की पावर -1। इसको क्या कर देना है आपको, ये आपको सॉल्व करेंगे, इसको आपका आएगा 2 आएगा, तो मतलब क्या है, आर डैश आएगा 2 टाइम्स ऑफ आर। इस केस में जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और बी दोनों को डबल कर रहे हैं, तब भी हमारा क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल ही हो रहा है। ठीक है, तो क्या है, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रह गया हमारा वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है, हम डी वाला पार्ट है कि वॉल्यूम ऑफ चैम्बर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर रेट ऑफ, जो रेट ऑफ एक्सप्रेशन था वो तो ये था, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। सर यहाँ तो कोई वॉल्यूम लीटर और ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसमें सर वॉल्यूम का तो कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। लेकिन बेटा एक चीज देखो ना आप, जो ए है आपका, ए कॉन्सेंट्रेशन और बी ये तो कॉन्सेंट्रेशन ही है, तो आप कॉन्सेंट्रेशन को देखते हो आप तो कैसे लिखते हैं इसे, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो क्या इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके वॉल्यूम के। जब आपकी कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड है वॉल्यूम पे और रेट डिपेंड है आपका कॉन्सेंट्रेशन पे, तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये भी डिपेंड हो गया ना इस पे, होगा कि नहीं होगा। जब मेरा कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड है वॉल्यूम पे और ये डिपेंड है इस पे, तो ये भी तो इस पे डिपेंड हो गया ना। ये तो ऐसा हुआ कि ए बराबर बी, बी बराबर सी, ए बराबर बी सी होगा ना, है ना। ठीक है, तो अभी क्या करें हमने, अब पहले रेट लॉ लिखते हैं। रेट लॉ आपको आर बराबर के ए की पावर 2 बी की पावर -1, ये तो बहुत बार ले चुके हैं। आर डैश लिखते हैं, ए लिखना है, हमने क्या किया है, उसको वॉल्यूम को हमने क्या किया था, एक बार देख लेता हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ कंटेंट इंक्रीजेस 3 टाइम्स, है ना। तो आपको इंक्रीज करना था, डिवाइड कर देना है, क्योंकि वॉल्यूम क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के। तो इसको किया हमने 3 टाइम्स, यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं, 3 टाइम्स इसको भी किया है, बी की
डिवाइड बाई 3 -1। तो डिवाइड करना है आपको r, तो क्या निकल के आएगा? आपको मिलेगा 3 की पावर स्क्वायर इंटू 1/3 -1, है ना? इसको देखोगे तो 1/3 ही आएगा। क्या निकल के आया आपको? r डैश r अपन में 3। जब हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, कुछ भी चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो आपको रेट ऑफ रिएक्शन में इम्पैक्ट पड़ रहा है वो ये है। इस केस में जब हमने 3 टाइम्स बढ़ाया था, है ना? 3 टाइम्स इंक्रीज़ किया था, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो नई रिएक्शन चेंज करने के बाद उसका क्या है 2 टाइम्स आपका 1/3 टाइम्स डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है? 1/3 टाइम्स डिक्रीज़ हुआ है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट, उसके बाद फिर अगले टॉपिक पे आएँगे। टॉपिक अब क्वेश्चन लिखिए। कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन लिखिए। अब रिएक्शन है 2A प्लस बी, क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट मिल रहा है जी। पहला इसका पार्ट वो ये है कि इफ ए को हम कर रहे हैं डबल अलोन, अलोन मतलब खाली ए को चेंज कर रहे हैं, बी को कुछ भी नहीं करना है। तो क्या हो रहा है मेरा? तो आर ओ आर जो है, जिसे हम आर डैश बोलते हैं हमेशा जब चेंज करने तो वो क्या हो जा रहा है? मेरा हो जा रहा है इंक्रीज हो जा रहा है। कितना हो रहा है? 2 टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है। सेकंड पार्ट, इफ ए एंड बी, ए और बी को मैंने बोथ को डबल किया है, मतलब दोनों को 2 टाइम्स बढ़ा दिया है। बोथ डबल, मेरा जो आर डैश है आर ओ आर है, ये हो जा रहा है मेरा इंक्रीजेस 8 टाइम्स। क्या हो रहा है? 8 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। कब हो रहा है? जब मैं ए और बी को डबल कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन और फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है और क्या लिखना है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। कंडीशन क्या लिखी हुई थी? आर है, पहले एक फॉर्मूला लिखते हैं जनरल जो हमने सीखा कि ए की पावर क्या होगी? एक्स है, हमें नहीं पता है, तो बी की पावर क्या होगी? वाई। ये मेरी एक इक्वेशन होगी जो हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ी थी। अब इस क्वेश्चन की स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ क्या बोल रहा है कि जो आर है, ये लिख लेते हैं, ए को क्या कर रहा हूँ मैं? डबल कर रहा हूँ, डबल कर दिया 2A एक्स, बी को कुछ किया नहीं है मैंने, तो बी तो मेरा एच ही रहेगा बाई। मेरा क्या है? आर ओवर कितना हो जा रहा है? इंक्रीज 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स हो गया। सेकेंड इक्वेशन, तीसरे पार्ट पे चलिए। आर है, ये बोल रहा है कि ए को भी डबल कर दूं मैं, तो बी को भी डबल कर दूं। मेरा आर ओवर क्या हो जा रहा है? 8 टाइम्स, तो यहाँ लिख लेंगे 8 टाइम्स। ये मेरी होगी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब आपको निकालना है, वैल्यू निकालनी है एक्स की और वाई की। एक्स और वैल्यू और वाई की वैल्यू निकल जाएगी, हम रेट लॉ एक्सप्रेशन में लिख लेंगे ना। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने के लिए ये पता होना चाहिए, एक्स पता होना चाहिए, वाई पता होना चाहिए। सेम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछा है हमसे, तो इसके लिए भी एक्स और वाई चाहिए, है ना? तो रेट लॉ एक्सप्रेशन और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कब निकलेगी? जब हमारे पास एक्स और वाई होगा। तो निकालते हैं एक्स और वाई। ठीक है, क्या करना है आपको? आपको करना है, जो इक्वेशन मेरी थर्ड थी, सेकंड इक्वेशन है जो, उसको डिवाइड करना है फर्स्ट इक्वेशन से। और इक्वेशन देख लेते हैं, क्या इक्वेशन थी हमारी? थर्ड इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन 2r बराबर के 2x बी की पावर y, ये मेरी सेकंड थी। फर्स्ट तो हमें पता ही है, जनरल इक्वेशन है r बराबर के ए की पावर x और बी की पावर y। इसको करना है डिवाइड, चलिए करते हैं। तो आप डिवाइड करेंगे तो आपको सब तो कट ही जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, है ना? ये हो गया,
तो जो भी आप करेंगे तो लास्ट में आपको दिखेगा 2 बराबर 2x। इस केस में x की पावर आपको मिलेगी 1। तो हमें x की वैल्यू पता लग गई है। अब निकालनी है y। y के लिए क्या करना है? y के लिए आपको थर्ड जो पार्ट था उसको डिवाइड कर देना है 1 से। ठीक है। अब थर्ड वाला क्या था हमने निकाला था जो, वो थर्ड था हमारा, एक मिनट, थर्ड था ये 8r बराबर के 2a की पावर x 2b की पावर y। ये है मेरा इक्वेशन नंबर थर्ड। फर्स्ट हमारा ये था, तो डिवाइड करना है इसको फर्स्ट के साथ में। ठीक है, डिवाइड करते हैं। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये मिलेगा आपको रिजल्ट 2 डॉट एक्स पावर एक्स डॉट 2 पावर वाई, तो 8 है ही। अब 2x प्लस वाई कर देंगे, अपना वो ना एक होती प्रॉपर्टीज होती है जो पावर वाले, इसका इसमें क्या करना है आपको। अब देखिए यहाँ 1 है, x की वैल्यू में ऑलरेडी पता है, x कितना है, x कितना है, x है हमारा 1। तो इसको ऐसे ले सकते हैं 2 की पावर 3 बराबर 2x प्लस वाई। ठीक है, 2 की अब मेरे पास देखिए इक्वेशन निकल गई, ये 3 बराबर है किसके, x प्लस वाई के। x की वैल्यू हमारे पास 1 थी, हमने पहले निकाली हुई है, तो यहाँ आएगा 3 बराबर 1 प्लस वाई, और y बराबर कितना आएगा 2। हमारे पास मिल गया हमें x, हमें मिल गया y। अब लिखना है हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है, कैसे लिखेंगे, रेट लॉ x बराबर कितना है 1, y बराबर कितना है 2। क्या होता है एक्सप्रेशन, a की पावर 1 b की पावर 2। ये आ गया मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगी। करना है जी, कुछ नहीं करना, प्लस कर देना, सेकंड क्लास ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एन। एक्स कितना था 1, वाई कितना था 2, आ गया 3, एन बराबर कितना हो गया 3। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है 3। यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, बिल्कुल करते हैं। देखिए हमने रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन स्टार्टिंग में बात की, हमने क्या एग्जाम्पल समझा कि एक रिएक्शन का और जो कंसंट्रेशन से वो किस तरह से डिपेंड करता है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने ये एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव किया रेट लॉ एक्सप्रेशन के लिए। ये इसके हमने मीनिंग समझे कि के का क्या मतलब है, ए क्या है, एक्स क्या है, बी क्या है, वाई क्या है, और छोटा आर क्या है। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद हमने देखा कि जो एक्स और वाई है, ये आपका, इसको प्लस कर देते हैं अगर हम, तो आपको मिलता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कभी भी नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है, कभी भी कुछ भी वैल्यू उसकी आ सकती है। ऐसा नहीं है हमेशा कि आप बोलेंगे सर जीरो आ गई तो सर ये तो गलत हो गया, या फिर नेगेटिव आ रही है तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कुछ भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल ही आप निकाल सकते हैं, कभी भी रिएक्शन देख के नहीं निकाल सकते हैं इस डेटा को। क्लियर है। इसके बाद हमने यूनिट निकाली जो कि है रेट कांस्टेंट है, यूनिट पता चल गई हमें, ये यूनिट निकल गई आई हमारी। इसके बाद इस जो यूनिट है, ऐसा यूनिट, ये आपके लिए हमेशा सेम नहीं होगी। अगर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन चेंज होती है तो उसके केस में आपकी जो यूनिट है रेट कांस्टेंट की वो भी चेंज होगी। हमने एक एग्जांपल से किया, अगर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 है मेरा, मेरा तो मेरा जो क्या नाम है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, सॉरी, यूनिट निकल के आती है, वो आती मेरी पर सेकंड आती है। ठीक है, उसके बाद हमने किया, हमने क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन में कुछ डेटा दिया हुआ है, उससे हमने फिर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाला। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन से हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाला, है ना। फिर हमने और क्वेश्चन किया एक और, इसमें फिर हमने वही कि ए की पावर, ए को हमने अगर 2 टाइम्स बढ़ा दिया, या फिर बी को चेंज किया, बी को चेंज किया तो ए को चेंज नहीं किया। उसके बाद फिर जो आपका रेट पे कैसे डिपेंडेंसीज बढ़ रही है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, 2 टाइम्स बढ़ रहा है, 3 टाइम्स बढ़ रहा है, वो सारी चीजें फाइंड आउट की। एक जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन मुझे जो लगा वो ये था, जो अभी हमने लास्ट में किया है। क्या था इसमें, क्या ना, आपको ना तो एक्स की वैल्यू दी हुई है, ना वाई की वैल्यू दी हुई थी, आपको फिर भी रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालना था और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना था। उसमें कुछ कंडीशन लिखी थी, उस कंडीशन का यूज करके ए को मैंने डबल किया है तो आर ओ मेरा 2 टाइम्स बढ़ जा रहा है। तो हमने कुछ 3 केस बनाए, 1 2 3।
इन केसेस को डिवाइड मल्टीप्लाई करके हमने वैल्यू निकाली एक्स की और वाई की। उसके बाद हमने उसका रेट का एक्सप्रेशन लिखा। ये आपका एक्सप्रेशन था रेट लॉ इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इसके बाद लास्ट स्लाइड रह गई है और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें है हम बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स। पहला पॉइंट लिखते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नथिंग टू डू विद ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। मतलब मान लीजिए मेरी रिएक्शन है ये 2N2O5, मुझे मिल रहा है 4NO2 प्लस O2। ये 2 है, ये है मेरा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मतलब जो भी स्टोइचियोमेट्रिक किसी भी रिएक्शन के लिए होगा, उसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन से कोई भी संबंध नहीं है दूर दूर तक, है ना। आप उसको केस में ऐसा नहीं करेंगे कि N2O5 और 2 लिख दिया क्योंकि मेरे यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, ये गलत हो जाएगा। इसका रेट कैसे लिखा जाएगा? इसका रेट लिखा जाएगा RKN2O5 1। ये इसका सही रेट लॉ एक्सप्रेशन है। ठीक है, 1 कहाँ से आया? ये एक्सपेरिमेंटल निकाला है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद कितना रेट पे फर्क पड़ता है अगर हम N2O5 की कंसंट्रेशन बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं तो। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट है इन रेट लॉ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट कैन बी प्रेजेंट। क्या मतलब? मतलब अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसके इसमें ए रिएक्ट कर रहा था बी से, सी मिल रहा था, या फिर एक्स वाई से रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है कुछ भी, तो जो रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लिख रहे थे ना खाली रिएक्टेंट ही थे, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, है ना। ऐसा अब तक एक भी केस नहीं देखा हमने जहाँ पे प्रोडक्ट की भी कॉन्सेंट्रेशन हमने लिखी हो सकता है उन रिएक्शंस में कॉन्सेंट्रेशन की जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो डिपेंड ना कर रही हो रेट ऑफ रिएक्शन पे, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। एक एग्जांपल देखिए, ये है टू ओजोन है मेरी, ये रिएक्शन है पूरी की पूरी। ठीक है, इसके लिए रेट लो मैं लिखता हूँ, इसका रेट लो आएगा आपका KO3 पावर सेकेंड O2 -1। इसका एक्सप्रेशन ये है। इस केस में अपना ये O2 है, ऑक्सीजन ये प्रोडक्ट है, इसको भी हम लिख रहे हैं क्योंकि इस वाले केस में इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है इस पे फर्क पड़ रहा है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन पे ना, तो यहाँ पे आएगी। ठीक है, तीसरा केस लेते हैं। तीसरा केस है मेरा इन रेट लॉ कंसंट्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ सम रिएक्टेंट में बी प्रेजेंट, में बी प्रेजेंट। एग्जांपल देखते हैं, NO2 प्लस CO NO प्लस CO मिलके मे नॉट बी प्रेजेंट। मतलब हमारे दो रिएक्टेंट है, एक NO2 एक CO है। इसका मैं रेट लॉ लिखता हूँ तो कैसा आएगा, NO2 और ये CO, मतलब दोनों की यूज नहीं चाहिए यहाँ पे, ये अब मान लीजिए पावर में लिख दी यहाँ पे 2, इस केस में पावर 0 है क्योंकि इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस रिएक्शन पे, मतलब मेरा COA की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ घटा रहा हूँ है नहीं है, रेट रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क नहीं है, तो इसको यहाँ लिखेंगे ही नहीं। इस केस में क्या आएगा, रेट बराबर KN2O5 और उसकी पावर सेकंड, दैट्स इट। ये मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अब एक पॉइंट बचा है लास्ट, ये पॉइंट है, लिखते हैं इसको। इन रेट लॉ concentration of catalyst may be present। मतलब अगर मैं रिएक्शन लिखूं 2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, NO मेरा कैटलिस्ट है, मुझे मिल रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, आप रेटो ROR लिखेंगे तो आपको मिलेगा K ऑक्सीजन की पावर 2 NO। मतलब इस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ एक्सप्रेशन है वो NO हमारा कैटलिस्ट है, ये भी
डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, तो इस केस में ये भी लिखेंगे, ठीक है। अब जिन लोगों को नहीं पता है कैटलिस्ट क्या होता है, बता देता हूँ। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन की जो स्पीड है उसकी, वो बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट का काम होता है। अभी तक हमने 4 पॉइंट्स देखे हैं टोटल। पहला पॉइंट देखा हमने कि स्टोइचोमेट्रिक जो कोएफिशिएंट है किसी भी रिएक्शन का, उनका रिलेशन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन से कुछ भी नहीं है दूर-दूर तक, है ना? तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी है। दूसरा, और कोई भी मेरी रिएक्शन है, मान लीजिए ए प्लस बी लिख रहा हूँ मैं, और मेरा रिएक्शन सी मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखता हूँ, मैं छोटा r लिखता हूँ, तो जरूरी नहीं है मैं खाली इसकी रिएक्टेंट लिखूँ, इसकी कंसंट्रेशन लिखूँ, बी की लिखूँ। हो सकता है कुछ केसेस में इसकी भी जरूरत पड़े, मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने से मेरा रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होता हो, ठीक है। तीसरा केस हमने देखा कि अब हमने पहला एग्जाम्पल समझ लिया, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए सेम यही रिएक्शन है मेरी, ए प्लस बी, मुझे मिल रहा है सी। तो जरूरी नहीं है कि मैं ए लिख रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन रेट लॉ एक्सप्रेशन में, तो बी की भी लिखूं। वो जरूरी हो सकता है कि इस पे डिपेंड कर रही हो, इस पे नहीं कर रही हो। तो मेरी रेट ऑफ रिएक्शन इस पे डिपेंड नहीं है, तो मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन में से नहीं लिखूंगा, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो हम इसको ए लिख के और बी को जीरो लिख सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं लिखना, ये डेटा से ही पता चलेगा आपको। लास्ट पॉइंट जो है वो था कि किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज हो रहा है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में कैटलिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी मैटर कर सकती है। फिर से वही कहूंगा कि हम लोग अपनी देख के रिएक्शन को नहीं बता सकते कि सर इसमें कैटलिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन आएगी नहीं आएगी, ए का आएगा, बी का आएगा, प्रोडक्ट आएगा कि नहीं आएगा। ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है। हम रिएक्शन लगाते हैं, चेक करते हैं कि ए को मैं डबल किया, कितना फिर स्पीड पे चेंज आया, बी से कितना चेंज आ रहा है, कैटलिस्ट से कितना आ रहा है, प्रोडक्ट से कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जब ओवरऑल आप कंक्लूजन पर निकलेंगे, तब आप बता पाएंगे कि सर इसका जो ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन ये है, और इसकी कंसेंट्रेशन डिपेंड कर रही है, इसकी कंसेंट्रेशन डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। लास्ट में थैंक यू वेरी मच लेक्चर देखने के लिए। और स्टार्टिंग के 2 लेक्चर हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किए हैं, ये तीसरा लेक्चर था, पहले आप वो लेक्चर जरूर देखें, तभी ये तीसरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। इसके अलावा बहुत पूरी सीरीज कंप्लीट करेंगे, और लेक्चर्स भी साथ के साथ हम लोग ऐड करते जाएंगे इस सीरीज में। थैंक यू वेरी मच, बट कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।